हमारे बीच मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित हैं आदरणीय डॉक्टर उमाशंकर पचौरी जी। मैं उनसे अनुरोध करूंगी कृपया मंच पर आकर स्थान ग्रहण करें। इस कार्यक्रम में अध्यक्ष के रूप में हमारे बीच उपस्थित हैं, जो इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं आदरणीय श्री राजेश वाधवानी जी। मैं अनुरोध कर रही हूँ कि कृपया वो अपना स्थान ग्रहण करें। हमारे बीच विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित हैं आदरणीय श्री दिनेश चाकरकर जी। मैं आदरणीय दिनेश चाकरकर जी से अनुरोध करती हूँ कि हमारे मुख्य अतिथि और मुख्य वक्ता के साथ अध्यक्ष महोदय के साथ दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ करें। आप कैसे आ जाओ, आप कैसे आ जाओ। दीप ज्योति परम ज्योति, दीप ज्योते जनार्दना, दीपो हरतु मे पापम, दीप ज्योते नमोस्तुते, शुभं करोतु कल्याणं, आरोग्यं सुख संपदां, द्वेष बुद्धि विनाशाय, आत्मज्योते नमोस्तुते, आत्मज्योति प्रदीप्ताय, ब्रह्मज्योते नमोस्तुते, ब्रह्मज्योते प्रदीप्ताय, गुरुर्ज्योते नमोस्तुते, गुरुर्ज्योते नमोस्तुते, गुरुर्ज्योते नमोस्तुते। सम्मानित अतिथियों से आग्रह है कृपया वो अपना स्थान ग्रहण करें। हे ज्ञान गायनी मातु शारदे, लो ये अर्घ समर्पण मेरा। हे ज्ञान गायनी मातु शारदे, लो ये अर्घ समर्पण मेरा। हे मात तुम्हारे श्री चरणों में हो अर्पित भगवंदन मेरा, हो अर्पित भगवंदन मेरा। मातृ प्रणाम के 2 3। माँ शारदे, माँ शारदे, माँ शारदे, माँ शारदे, अज्ञान भव से तार दे, अज्ञान भव से तार दे, माँ शारदे, माँ शारदे, माँ शारदे, माँ शारदे। तेरा रूप अनुपम रूप है, तेरा रूप अनुपम रूप है, तू ही ज्ञान का स्वरूप है, तू ही ज्ञान का स्वरूप है। तेरा रूप अनुपम रूप है, तेरा रूप अनुपम रूप है, तू ही ज्ञान का स्वरूप है, तू ही ज्ञान का स्वरूप है। जीवन मेरा तू तार दे, जीवन मेरा तू तार दे, माँ शारदे, माँ शारदे, माँ शारदे, माँ शारदे। अज्ञान भव से तार दे, अज्ञान भव से
समूह अतिथि उपस्थित हैं, उनका परिचय वो किसी परिचय के मोहताज नहीं, हम सभी के सुपरिचित हैं, लेकिन परिचय की जो औपचारिकता है उसको निभाते हुए आज हमारे बीच मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित हैं आदरणीय उमाशंकर पचौरी जी। आप शिक्षाविद हैं, भारतीय शिक्षण मंडल के राष्ट्रीय महामंत्री हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति जिसके बारे में लगातार प्रशिक्षण चल रहे हैं हमारे कि उच्च शिक्षा विभाग की जो राज्य स्तरीय समिति है उसके आप सम्मानित सदस्य हैं। हमारे बीच उपस्थित हैं जो इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं आदरणीय श्री राजेश वाधवानी जी। बहुत ही सरल व्यक्तित्व है। आप सिंधी साहित्य अकादमी के जो मध्य प्रदेश के निदेशक हैं। साथ ही हमारे बीच उपस्थित हैं आदरणीय श्री दिनेश चाकरकर जी। आप जिला योग प्रभारी हैं, संभागीय नोडल अधिकारी योग एवं आजादी के अमृत महोत्सव के हैं और आनंद विभाग के भी आप नोडल अधिकारी हैं। मैं सम्मानित अतिथियों के स्वागत के लिए नामांकित कर रही हूँ आदरणीय लोकेश सर को कि वो कृपया आए और राजनारायण सर मैं आग्रह करती हूँ कि दोनों लोग कृपया सम्मानित अतिथियों का स्वागत करें। एक हमारे बीच ऐसा व्यक्ति जिसको सुनने के लिए हम सभी लालायित हैं कि हम कब सुनेंगे, उनके लिए कुछ पंक्तियां कहूंगी और उसके साथ ही मैं आमंत्रित करूंगी आदरणीय लोकेश सर को कि वो व्यक्तिगत गीत यहाँ प्रस्तुत करें। एक जैसा वातावरण नहीं होता, एक जैसा वातावरण नहीं होता और अर्चना के योग्य आचरण नहीं होता, अर्चना के योग्य हर आचरण नहीं होता। जूझना कठिनाइयों की बाढ़ में अनिवार्य है, जूझना कठिनाइयों की बाढ़ में अनिवार्य है। मात्र चिंतन से ही सफलता का वर्ण नहीं होता, मात्र चिंतन से ही सफलता का वर्ण नहीं होता। मैं व्यक्तिगत गीत के लिए आमंत्रित कर रही हूँ आदरणीय लोकेश सर। स्वयं अब जाग कर हमको जगाना देश है अपना, जगाना देश है अपना, जगाना देश है अपना। स्वयं अब जाग कर हमको जगाना देश है अपना। हमारे देश की मिट्टी हमें प्राणों से प्यारी है, यहाँ के अन्न जलवायु परम श्रद्धा हमारी है। स्वभाषा है हमें प्यारी और प्यारा देश है अपना, जगाना देश है अपना, जगाना देश है अपना। स्वयं अब जाग कर हमको जगाना देश है अपना। समय है अब नहीं कोई गहन निद्रा में सोने का, समय है एक होने का न मतभेदों में खोने का। बड़े बल राष्ट्र का जिससे वो करना मेल है अपना, जगाना देश है अपना, जगाना देश है अपना। स्वयं अब जाग कर हमको जगाना देश है अपना। जतन हो संगठित हिंदू और सक्रिय भाव भरने का, जगाने राष्ट्र की भक्ति उत्तम कार्य करने का। समुन्नत राष्ट्र हो भारत यही वो देश है अपना,
जगाना देश है अपना, जगाना देश है अपना। स्वयं अब जाग कर हमको जगाना देश है अपना, जगाना देश है अपना, जगाना देश है अपना। भारत माता के चरणों में प्रणाम करता हूँ। आज के कार्यक्रम के यशस्वी अध्यक्ष श्रीमान राजेश वाधवानी जी, पूरे कार्यक्रम के सूत्रधार श्रीमान दिनेश चाकणकर जी, उपस्थित समस्त बंधु भगिनी, संचालन कर रही दीदी, आप सबके श्री चरणों में मेरा कोटि प्रणाम स्वीकार कीजिएगा, स्वीकार कीजिएगा, स्वीकार कीजिएगा। 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस। विश्व पर्यावरण दिवस पर यह वैचारिक गोष्ठी बहुत महत्वपूर्ण बात है। दीदी ने अभी मुझे आमंत्रित करने के लिए जो आपके समक्ष शब्द प्रस्तुत किए, उन्होंने कहा था केवल चिंतन से आचरण करने योग्य नहीं होता कोई व्यक्ति, जब तक उसका आचरण इस लायक नहीं हो। केवल चिंतन से काम नहीं चलता, परंतु वास्तविकता थोड़ी अलग है। चिंतन जब गड़बड़ होता है तब आचरण गड़बड़ होता है। अगर चिंतन ठीक रहता है तो निस्संदेह आचरण व्यवस्थित होता ही है। जब चिंतन में त्याग होता है वो राम बनते हैं, और चिंतन में भोग आता है तो रावण बनता है। दृष्टि जैसी है सारी सृष्टि वैसी होती है। इसलिए हमारे यहाँ सर्वाधिक प्रधान विषय चिंतन है, क्योंकि चिंतन में आ गया तो व्यवहार में आएगा ही। इसलिए चिंतन में लाया गया। बच्चा जब जगे तो माँ उसके मन में यह चिंतन डाल देती थी, इस धरती पर पैर रखने के पहले उसकी आराधना करना। कराग्रे वसति लक्ष्मी जब कहा जाता था तब उसका विज्ञान भले ही नहीं समझाया गया हो। कर मध्य सरस्वती क्यों कह रहे हैं? ऐसा क्या है कराग्र में कि यहाँ लक्ष्मी बसती है और सरस्वती का वास कर मध्य में कैसे है? और उसके साथ साथ धरती की आराधना करते करते ये वाक्य बोल देना उस अवचेतन में ही चला गया, मैं पाद स्पर्श करूंगा, मुझे क्षमा करना। पैर रखने से पहले पाद स्पर्श क्षमस्व की जब बात कर रहा है बालक, आज भले ही नहीं समझे, लेकिन निरंतर चिंतन में जब ये विषय गया तो कभी भी पर्यावरण की कठिनाई इस देश में नहीं रही। प्रत्येक गांव में गुरुकुल था। अंग्रेजों के सर्वेक्षण है, किसी भारतीय के नहीं। अखंड भारत के लगभग 7 लाख गांव, उन 7 लाख गांवों में हर एक में गुरुकुल, और भारत में साक्षरता जिसको अंग्रेजों ने कहा वो 100%।
ये रिपोर्ट बहुत पुरानी नहीं है, 1823 की रिपोर्ट है, जिनका बहुत विस्तार के साथ द ब्यूटीफुल ट्री करके जिनकी पुस्तक आई, तो धर्मपाल जी ने वर्णन किया द ब्यूटीफुल ट्री में। और ब्यूटीफुल ट्री में उन्होंने किसी भी तरह का कोई भी भारतीय साक्ष्य का प्रयोग नहीं किया। अंग्रेजों के आर्काइव्स में जाके लंदन में रह के अंग्रेजों की जो रिपोर्ट है उनसे सारे तथ्य दिए। बाद में जो हमने सुना पढ़ने का इसको अधिकार नहीं था, उसको अधिकार नहीं था, जो अंग्रेजों के समय का है। अंग्रेजों के शासन के पहले जो देश 100% साक्षर था, अंग्रेजों के जाते समय उस देश की साक्षरता 18% थी 1947 की। ये अंग्रेजी शासन की देन है भारत को। और जो 100% साक्षर जिसको हम कह रहे थे, वो सब उस पर्यावरण की चेतना से युक्त थी, क्योंकि उन्होंने ऋग्वेद के उस मंत्र को पढ़ा था, अथर्ववेद के उस मंत्र को पढ़ा था। अभी अभी हमने जो सुना दीप प्रज्वलन के समय दीदी ने जो यहां से कहा, अगर ध्यान देंगे तो हमको समझ में आए। आत्म ज्योति के लिए ब्रह्म ज्योति की जरूरत है, और ब्रह्म ज्योति को प्रदीप्त करने के लिए गुरु ज्योति की जरूरत है। ये जो क्रमशः था, अभी हमारे लिए क्या है, ये हमारे लिए आज की तारीख में एक रिचुअल है, परंपरा। ऐसे ये वाक्य परंपरा है जो दीदी ने अभी कहा था, अतिथि किसी परिचय के मोहताज नहीं है, ये परंपरा बन गई है। और नहीं तो वास्तविकता यह है कि सामने बैठे ए.के. शर्मा जी से मेरा परिचय नहीं, उनको नहीं मालूम है कौन। और हम सामान्यतः ये प्रयोग करते हैं, वास्तविकता नहीं होती है। जितने लोग बैठे वो सब जानते हो अतिथियों को, ऐसा नहीं है। इसलिए हमारे बहुत व्यवस्थित, आप जिसको बुलवा रहे हो उसका बहुत व्यवस्थित परिचय दोगे तो सुनने वाले के मन में ये भाव उत्पन्न होता है कि हम सुन किसको रहे, इसलिए उसका पूरा परिचय। हमारे यहाँ की परंपरा रही कार्यक्रमों की, उसके पास जाके उससे परिचय, उसकी शिक्षा क्या है, उसका लेखन क्या है, उसका क्षेत्र कौन सा है, तब सामने वाले को समझ में आता है हम सुन किसको रहे। और अभी हमारा क्या होता है, हमने पूछा नहीं होता उसको, यहाँ के परिचय की नहीं करा, और हम अपने मन से ही देश विदेश में, भले बेचारे ने विदेश कभी देखा ही नहीं हो, पासपोर्ट ही नहीं बना उसका, देश विदेश में आपके निरंतर व्याख्यान होते रहते हैं, क्योंकि सामने वाले को करना है, परंपरा का मामला बिगड़ता है। इसीलिए हमारे सारी चीजों को बहुत व्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत किया जाता है। जो भी आपके यहाँ आ रहा है, आप उसके पास जाइए और उससे ही परिचय पूछिए, क्योंकि उसे पता है। आप अपने मन से जब करवाते हैं तो समूह में परंपरा है, सीधा दोनों का पारस्परिक विमर्श भी हो जाता है, पता भी चल जाता है और आत्मीय परिचय भी हो जाता है। नहीं तो पता चलता है जो परिचय करा रहा है उसी का परिचय नहीं, हम परिचय किसी ने करा दिया। ये सारी चीजों से जो घनिष्ठ परिचय था, जिसको आप अंग्रेजों की भाषा में अशिक्षित तब भी कहते थे और आज भी कह रहे हो, ये सब शिक्षित थे, सुशिक्षित, साक्षर भले ही ना हो लेकिन सुशिक्षित थे और बहुत अच्छे से जानते थे माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्याः, ये भूमि मेरी माता है, मैं इस पृथ्वी का पुत्र हूं। और केवल जानते नहीं थे, मानते थे। उन्हें पता था धरती सबसे बड़ी गुल्लक है और गुल्लक में से केवल वही निकलता है जो उसमें डालते हैं, ये उन्हें पता था। और उन्हें पता था तो इस धरती में क्या डालते थे, इस धरती में डालने के लिए वो जो करते थे वो बहुत अद्भुत था। इस देश के शास्त्रों ने लिखा है, अन्न, विद्या और वैद्य ये बेचने की चीज नहीं है। इस राष्ट्र में अन्न कभी किसी ने बेचा नहीं, इसलिए भारत कृषि प्रधान था, पर कृषि भारत की अर्थव्यवस्था का केंद्र कभी नहीं रही। इस देश की अर्थव्यवस्था का केंद्र तो व्यवसाय था, यहाँ की दस्तकारी थी। कैसे मलमल बना रहे हैं, वैद्यक में भी हाथ जोड़ के उस पेड़ से पत्ती मांगना,
आपको लग सकता है वो मूर्ख होगा, लेकिन वो गांव का बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति यदि नीम से भी पत्ती तोड़नी है तो आप ऐसा कर सकते हो कि आपकी ऊंचाई के हिसाब से पूरा का पूरा वो पकड़ के तोड़ लो और आपको 4 पत्ती लेके बाकी 500 पत्तियों वाले उसके पूरे पार्ट को फेंक दो। गांव का वो व्यक्ति तो हाथ जोड़ के, अब पढ़ा लिखा आदमी उस पर हंस रहा है, कितना पागल है। 4 पत्ती मांगनी है। हनुमान जी को संजीवनी समझ में नहीं आई थी, इसलिए बाहर लाए थे। ऐसा नहीं हो जाए कि मैं अनावश्यक कोई एक पत्ती भी ले जाऊं। देखा शैल न औषधि छीना, सहसा कपि उपारी गिरवीना। लेके आना और वापस उसको वहीं रखना, पर्यावरण की चेतना इसको कहते हैं। तब पृथ्वी का हर तत्व सहायक होता है। संत ने मुझे एक बहुत सुंदर दृष्टांत सुनाया। उन्होंने सुनाया, पुराने जमाने में भारत से व्यापारी समुद्री व्यापार करने के लिए हीरे मोती रत्न जवाहरात भर के निकले। समुद्र में उनका जहाज डूब गया। जैसे तैसे कुछ लोग 2 दिन बचे। उनको लगा कि यहाँ कोई द्वीप हो जिसमें कोई राजा हो, उसकी सहायता मिल जाए, कुछ तो बच जाए, थोड़े बहुत भी रत्न बच जाएंगे तो काम चल जाएगा। पता करते करते द्वीप पर पहुंचे। यहाँ कोई राजा है क्या? उन्होंने कहा है। पता बता दिया राजा का। बड़ी आशा थी हमारी भारतीयों की, जो कल्पना है राजा को लेके, वैसी कल्पना लेके गए, पर वहां जाके कल्पना टूटी। राजा, संत ने शब्द प्रयोग किया, ढेरा ढेर रहे थे, रस्सी बट रहे। जो राजा ये बताया है वो रस्सी बट रहे, तो इनको समझ में नहीं आया, बताने वाले से गड़बड़ हुई होगी। तो उन्होंने कहा हमको राजा साहब से मिलना है। उसने हंस के कहा कि जिससे आपको मिलना है वो राजा तो या मैं ही हूं, कहिए क्या काम है। तो समुद्र में हमारा जहाज डूब गया है, भारत से आए हैं, वहां के व्यापारी हैं, आपसे सहायता की याचना के लिए आए हैं, आपकी शरण में हैं। राजा ने एक कागज लिया और कागज पर मंत्री के नाम एक पत्र लिखा कि भारत से आए हैं, इनका जहाज समुद्र ने डुबा दिया है, कृपया इनका जहाज सामान सहित वापस करवाएं। और डेरा ठहरते ठहरते वो चिट्ठी उसको देके कहा कि जाके मंत्री को दे देना। और वो अपना फिर डेरा ठहर रहे, रस्सी बटने के सामने। बड़ा खराब मन हुआ, क्या गलत आदमी के पास आ गए। फिर भी लगा शायद मंत्री के पास तो मशीनें होंगी, राजा को क्या पता। ढूंढते ढूंढते गए मंत्री कौन है, तो मंत्री जी पानी भर के ला रहे, सर पे घड़ा रखा है, हाथ में बाल्टी है, रस्सी कंधे पे टंगी है, एक हाथ में और बर्तन है। बाकी भी क्या हुआ होगा आप समझ ही सकते हो मनोस्थिति। पूछा मंत्री जी से मिलना है। उन्होंने कहा मंत्री तो मैं ही हूं, मेरे पीछे पीछे आ जाओ। घर गए, उन्होंने पानी के बर्तन उतार के रखे। पूछा कैसे? पत्र दिया राजा का। मंत्री ने एक बड़ा कागज निकाला और पत्र लिखा, प्रिय समुद्रदेव, ये हमारे राजा की शरण में हैं, भारत से आए हैं, आपने इनका जहाज डुबा दिया है, कृपया उस जहाज को सामान सहित वापस कराएं, ऐसी राजा की आज्ञा है। और वो पत्र उनके हाथ में देके कहा कि इसको समुद्र को दे देना। क्या हुआ होगा उनका जरा ए.के. शर्मा जी की तो कल्पना है। इतने नाराज और इतने दुखी थे, गलत आदमी के पास सहायता के लिए चले गए और झुंझला के, क्योंकि द्वीप था, चलते चलते समुद्र के किनारे जाके वो पत्र फेंक दिया झुंझलाहट में। और उनके आश्चर्य का ठिकाना तब नहीं रहा तो पूरा जहाज सामान सहित वापस आ गया। अब वो आश्चर्यचकित हैं, ऐसे कैसे हो गया? ये तो कोई देवो मानव है जिनके राज्य में हमारे समुद्र जिनकी आज्ञा मानता है। एक भी आदमी की हानि नहीं हुई, एक भी पदार्थ की हानि नहीं हुई, सारा सामान मिल गया। अब खुशी का ठिकाना नहीं है, और खुशी का ठिकाना नहीं है तो उन्होंने तय किया कि राजा को भेंट दे के आते। अब हीरे जवाहरात सब तैयार करके, भेंट की पूरी तैयारी करके, पूरा प्रतिनिधिमंडल बना के राजा के पास गए। राजा का दरबार लगा हुआ है।
और दरबार में जाके उनको विधिवत बुलाया गया और बुलाते समय कहा गया, राजा ने मंत्रियों का कहिए, बोले ये ऐसे ऐसे आपके पास आए थे, अब आपको भेंट देने के लिए आए। बोले इनको आपने समझाया नहीं, हमारे यहाँ की परंपरा क्या है। मंत्री ने कहा कि अब तुम कल्पना करके बताओ कि तुम्हारा जहाज समुद्र ने वापस कर दिया, ऐसा तुम सोच सकते थे? उन्होंने कहा नहीं। क्यों नहीं करती प्रकृति तुम्हारा जहाज वापस, और क्यों डुबाया? क्योंकि तुमने अपने जीवन में मर्यादा का उल्लंघन किया। जब जब मर्यादा का कोई उल्लंघन करता है, प्रकृति उसे दंड देती है। हमारे राज्य में कोई भी व्यक्ति मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता। राजा अपने जीवन यापन के लिए अपनी रस्सी बटता है, मंत्री अपना स्वयं का पानी भरता है। राज्य के सारे कार्य करते करते हम राजकीय अधिकारी हैं, लेकिन व्यक्तिगत जीवन में हम साधारण मनुष्य हैं। इस राष्ट्र का कोई भी व्यक्ति अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता, और ये मर्यादा पालन हमने भारत से सीखा है। भारत में जो राम राज्य था, मांगे बारिद देहि जब रामचंद्र के राज। बादल से पानी मांगो और बादल बरसात कर दे। बादल ये चिंता करे किए जाए छाया जलद सुखद बहे बरनात। भरत जा रहे तो बादल छाया करने जा रहे हैं, ये भरत जा रहे तभी छाया नहीं करते थे। इस राष्ट्र के जिस ऋषि ने जीवन में मर्यादा का पालन किया, प्रकृति ने उसके साथ आज तक भी वैसा आचरण किया। जाने कितनी बार लोगों ने परीक्षण किया। भंडारा चल रहा है, और भंडारा चलते चलते गुजरात से आने वाला है घी, और आश्रम में संत के में मालपुए बन गए, और वहां तूफान आ गया तो घी नहीं आ पा रहा, जहाज लेट हो गया। समाचार आया कि जहाज तो पहुंच पाएगा सुबह तक, और मालपुए के लिए घी चाहिए रात को। वो मर्यादित संत कहते हैं समुद्र में से उतने टीम पानी ले लो और मालपुए सेकने का काम शुरू कर दो। शिष्यों को पूरा भरोसा है अपने संत की मर्यादा पर। समुद्र में से पानी लेते हैं और पुए सेकना शुरू कर देते हैं। अगले दिन वो पूरा जहाज आता है घी का, और कहते हैं घी का जहाज आ गया, तो संत कहते हैं उसको समुद्र में डाल दो, जहां से लिया था वही वापस कर दो। ऐसे केवल किताबों के उदाहरण नहीं है भारत में, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सारे उदाहरण है। पर ये किनके? जो आपकी दृष्टि में, आपकी शिक्षा पद्धति में निरक्षर होंगे और भारतीय जीवन पद्धति के अनुसार वे सुशिक्षित हैं। आज भी ये सुशिक्षित व्यक्ति इस पर्यावरण के लिए सहायक है, क्योंकि उनकी दृष्टि समग्र दृष्टि है। समस्या खंडित दृष्टि से उत्पन्न होती है। समग्र दृष्टि थी, गांव में कार्यक्रम होगा, पर्यावरण के अनुकूल हो ऐसा कोई बोलता नहीं था। इको फ्रेंडली करेंगे, इको फ्रेंडली शब्द नहीं था, पर उनको मालूम था गांव की मिट्टी से कुल्हड़ बनेगा, टबूला बनेगा। ये मिट्टी उतनी ही पकाई जाएगी जितनी बाद में फिर मिट्टी बन जाए। अपने क्षेत्र की सारी व्यवस्था, क्योंकि दृष्टि समग्र है, खंडित हुई तो अनुसंधान करके क्या टेक्नोलॉजी आई? प्लास्टिक। कैरी करना आसान है, आसान हो गया। एक आसानी दूसरी समस्या को जन्म दिया। अब दूसरी समस्या को जन्म दिया तो नई समस्या क्या खड़ी हो गई? अब इसको डिसॉल्व कैसे करें? अभी भी जो नया लेटेस्ट रिसर्च होगा उसको जो डिसॉल्व कर रहा है, वो समस्या तीसरी समस्या खड़ी होती है उसके लिए। क्योंकि खंडित दृष्टि है। एक समस्या पर सोचना, एक समस्या का हल सोचोगे तो वो दूसरी समस्या को जन्म देगा। भारत की दृष्टि समग्र दृष्टि थी, इसलिए हमने कहा था उस ब्रह्म ज्योति को प्रदीप्त करने के लिए गुरु की ज्योति चाहिए। अंदर बैठे गुरु को जागृत कर दे। आनंद उसका विषय था।
सुख नहीं चाहता था, क्योंकि सुख और आनंद में तो बहुत अंतर है। पश्चिम की दृष्टि सुखवादी हो गई, इसलिए उसने सारी समस्याओं को जन्म दिया। भारत में वो दृष्टि शिक्षा में डाली गई, उस चिंतन के कारण हम सुख की खोज में लग गए, और सुख वस्तुओं में होता फिर तो उसकी मात्रा तय करनी पड़ती ना। अगर रसगुल्ले में सुख है तो मान लो, हम मान लें ऐसा गणित की दृष्टि से, एक रसगुल्ला बराबर 1 यूनिट सुख। एक रसगुल्ला खाया तो 1 सुख की मात्रा मिली, तो दूसरे से 2, तीसरा भी लिया तो 3 गुनी। लेकिन वास्तव में व्यवहार में ऐसा संभव है क्या? पहले के बाद दूसरे में उतना सुख? व्यक्तिगत अलग अलग है, कोई 4-5 तक भी सुख मान सकता है, और 15-20वें नंबर पे जाके सुख बढ़ेगा, वो तो बहुत दूर की बात है। उस समय ताजी उसका व्यवहार क्या होगा? पत्थर पे हाथ लेता है, नहीं क्या बोले, हो सकता है लेट जाए पत्थर पे, आप ज्यादा आग्रह करो। यहाँ भारत ने हमेशा से माना। इसलिए उत्पादन कैसा करना? प्रकृति के अनुरूप। किसान जमीन में हल चला रहा होता था, तब जमीन से प्रार्थना करके उस खेत में प्रवेश करता था, जिसको हम क्या कह रहे हैं? अशिक्षित। और जो जिन्होंने एग्रीकल्चर में पीएचडी की है, उनका क्या है? उस जमीन के लिए नित्य नए पेस्टिसाइड, और फिर उन पेस्टिसाइड के कारण जो हानि हुई उसके लिए और दवाइयां, और वापस फिर कहां जा रहे? उन सारे खेतों को खराब करने के बाद, उस पूरे वातावरण को दूषित करने के बाद, तब जाके सम्मेलन कर रहे हैं, पृथ्वी सम्मेलन। और पृथ्वी सम्मेलन में क्या चर्चा कर रहे हैं? कैसे पचाया जा सकता है इस पृथ्वी को? खराब किसने किया? ये चिंतन शुरू नहीं हुआ, वो चिंतन की बात जहां से हमने शुरू की। इसलिए ये जो गोष्ठी, पेड़ लगा देना बहुत बड़ी बात नहीं है। इस गर्मी में जाओ सवेरे 7 बजे, आज भी जाने कितनों ने कार्यक्रम किए होंगे सवेरे। इस भीषण गर्मी में फोटो की फ्लैश से ही सूख जाता है पेड़, और केवल उस पर व्हाट्सएप ग्रुप में दिखाई देगा आपको। व्हाट्सएप ग्रुप के अलावा वो पेड़ तीसरे दिन, पहले तो वो देखने ही नहीं जाएगा, जहां लगा के आया है इस लू में वो जाएगा क्या देखने के लिए उसको? क्योंकि उसके मन में भी जो चिंतन बिगड़ा है, पर्यावरण नहीं, ये जो फोटो खींच रहे हैं अभी, शास्त्र कहता है इस फोटो से भी व्यक्ति की प्राण शक्ति का क्षय होता है। वशिष्ठ जी बैठे, उनको पता है बहुत अच्छे से। वो प्राण शक्ति का निरंतर क्षय हो रहा है। एक फोटो खिंचा, इसीलिए भारत में किसी बच्चे का जन्मदिन मनाने की परंपरा नहीं है, मनता ही नहीं है, किसी शास्त्र में उल्लेख नहीं है किसी का जन्मदिन यहाँ मना। जब वो इतना बड़ा हो जाता है, समाज के लिए कुछ कर जाता है, तब समाज उसको स्मरण करने के लिए, राम का जन्मदिन है आज तो रामनवमी मनाएंगे। दशरथ जी ने कभी राम का बर्थडे नहीं मनाया, किसी शास्त्र में नहीं लिखा। ऐसा कभी नहीं हुआ कि यशोदा और नंद ने श्री कृष्ण का बर्थडे मनाया हो, क्योंकि भारत में ये परंपरा ही नहीं थी ना। साधक स्वयं को छिपाता है, छपाता नहीं। साधक का लक्षण है, दूसरे को पता लग गया तो फिर उसके जीवन की सारी साधना व्यर्थ हो जाती है। इसलिए बहुत अच्छी चर्चा कर रहे थे ए.के. शर्मा जी और वशिष्ठ जी। मुझे तो ए.के. शर्मा जी जानते नहीं थे, इसलिए बहुत खुल के चर्चा कर रहे थे वशिष्ठ जी से। नई दायित्व को मिल जाते हैं तो फिर ऐसा हो जाता है, एक और लेयर बढ़ जाती है अहंकार की। वास्तविकता वशिष्ठ जी समझा रहे थे, ग्रंथि और बड़ी होती जाती है। ग्रंथि भेदन के लिए योग करते हैं और नए योगाचार्य ये ग्रंथि और बढ़ जाती है। मैं इतना बड़ा वक्ता, ये अहंकार और बढ़ जाता है। ये भारत में कभी खाई अगर सामने खड़ा हो गया और उसके साथ अगर ऐसी स्थिति हो गई तो कितनी साधना करनी पड़ती है। वास्तव में अगर साधक हूं मैं
इस भाषण के बाद इतने लोगों की नजर मुझ पर है और उन्होंने कहा कि क्या बढ़िया बोलते हैं, इसे पचाने के लिए घंटों साधना करनी पड़ती। इस बात को केवल यहाँ खड़े होकर भाषण देना ये दूर से देखने में बहुत सरल लगता है, लेकिन इसको पचाने के लिए बहुत साधना की आवश्यकता पड़ती है, नहीं तो चेहरे पर बहुत स्पष्ट दिखता है। आसान काम नहीं होता, क्योंकि यहाँ की दृष्टि बहुत समग्र दृष्टि थी भारत की, इसलिए एक एक चीज का वर्णन सारे शास्त्रों में। पर्यावरण की जरूरत नहीं है नाम की, क्योंकि सब प्रकृति से मिलना है। इस धरती पर रहोगे तो जो आपको चाहिए सब इस प्रकृति से लेना है। तो आचरण में क्या था? तेन त्यक्तेन भुंजी था, मंत्र के रूप में दिया, त्याग पूर्वक भोग। 2 जोड़ी कपड़े चाहिए तो तीसरी जोड़ी क्यों? मेरे गुरुजी के पिताजी, मैंने जिनके अंडर में पीएचडी के प्रोफेसर एसडी शर्मा जी अब नहीं रहे, उनके पिताजी स्वामी ढालचंद जी मेरठ में खेकड़ा के निवासी थे, वहां के जमींदार। मालवीय जी के शिष्य थे। अपनी सारी संपत्ति से उन्होंने 32 कॉलेज और स्कूल खोले और संकल्प किया कपड़े रंगे नहीं, 2 जोड़ी कपड़े, एक धोती एक कुर्ता, 1 जोड़ी जूते और 1 साफी, साल भर में बस इतना लूंगा। राधा कृष्ण जी ने मिलने के लिए बुलाया। मस्ती में उन्होंने शाम को अपने भतीजे से कहा, मेरे कपड़े बढ़िया धो के एकदम टनाटन कर दे, दिखूं मैं राष्ट्रपति भवन में नहीं हूं। भतीजे ने उसको अभिधा में लिया, उनका लक्षणा में कदम था, तो वो ले गया। धोती कुर्ता एक पहने थे, 2 ही होते थे उनके, एक ले जाके धो के बढ़िया शानदार करके उन्होंने सवेरे ले आए, तकिया वकिया के नीचे रखे, क्योंकि प्रेस तो करवाते नहीं थे। और जब जाने वो तैयार हुए, कहाँ है मेरे कपड़े? कपड़े दिया उसने तो हो, ये तो गड़बड़ हुई, तूने तो इसमें नील लगा दिया, और नील लगा कपड़ा में पहनता नहीं। अब एक ही जोड़ी कपड़ा है, साफी लगा के उसको धोया और धोने के बाद फटाफट से वो सूखा, और सूखने के बाद उस कपड़े की स्थिति यह थी कि कुर्ते को पीछे से गाय ने चबा दिया था, छेद था उसमें। और लोगों ने कहा राष्ट्रपति भवन जा रहे हो ये फटा कुर्ता पहन के? स्वामी ढालचंद जी का वाक्य है, राष्ट्रपति भवन के कैदी से मिलने बादशाह जा रहा है, कपड़ों को कौन देखता है? ये भारत था। आज भी इस भारत में वैसे ही लोग हैं, ऐसा नहीं है कि लोगों की कोई कमी है, हम नहीं पहुंच पा रहे, ये अलग स्थिति है। लोग इस देश में अपने अपने क्षेत्र में अद्भुत काम करें। अभी देश भर में जाने का अवसर मुझे मिलता है, पूरे भारत में बहुत अद्भुत लोगों से मिलने का संयोग मिला है। आज ही सवेरे इंदौर से लौटा हूं, पिछले 5 दिन से मैं इंदौर में था। एक से एक बड़े तपस्वी, एक से एक अच्छे लोग, ओंकारेश्वर जाना हुआ तो वहां मिलना हुआ लोगों से, महाकालेश्वर जाना हुआ तो वहां हुआ, महेश्वर जाना हुआ तो वहां लोगों से, एक से एक तपस्वी और साधक लोग, पर्यावरण की चिंता करने वाले लोग, प्रकृति को जीने वाले लोग। बाहर जाने की जरूरत नहीं होती, अपने घर में। राजगढ़ में एक परिवार में अल्पाहार करने गया, संघ के बड़े अधिकारी थे और संघ के उन वरिष्ठ अधिकारी की माँ थी 90 साल की, और संघ के वरिष्ठ अधिकारी कह रहे थे कि नल में पानी थोड़ा कम आता है, दूसरा कनेक्शन ले लेते हैं। संघ के अधिकारी थे, डॉक्टर थे वहां के बहुत प्रतिष्ठित राजगढ़ के, और माँ को कह रहे थे हमारे सामने कि दूसरा कनेक्शन ले लेते हैं, रोज रोज दिक्कत आती है। अद्भुत वाक्य था माँ का, तब मुझे समझ में आया इतने बड़े डॉक्टर में और एक अंगूठा एक माँ में क्या अंतर है। माँ बोलती है नदी बहती है तो क्या कलार के बाप की है? तुम सक्षम हो तो क्या पानी पर तुम्हारा अधिकार हो गया कि तुम दूसरा कनेक्शन ले लोगे? तुम्हारे दूसरे कनेक्शन के कारण वहां कितने घरों में पानी नहीं पहुंच पाएगा, क्या तुमने कभी सोचा? ये है भारत। तो हम किसको जागरूक करने की बात कर रहे हैं? पर इस चिंतन का उद्देश्य ये है, मूल रूप से हम अपनी उस दृष्टि को प्राप्त करें, समग्र दृष्टि। खंडित दृष्टि से जब बाहर जाते हैं तब हमको चीजें समझ में आती हैं। इतनी आसानी से टेक्नोलॉजी के नाम पर मोबाइल, और उस मोबाइल के कारण प्रदूषण की स्थिति, सब प्रकार का प्रदूषण,
वैचारिक तो चरम सीमा पर। जिस बच्चे को हम मोबाइल पर पढ़ा रहे हैं, वास्तव में उन बच्चों को पढ़ते देख के मेरे जैसे आदमी का तो पढ़ाने का मन नहीं बचता था। देख लो उनको, चालू है वो क्लास में, और अच्छे संपन्न परिवारों के बच्चे तो बहुत अच्छी स्थिति में थे, उनका तो लैपटॉप पे चल रहा है क्लास। इनकी फीस लाखों रुपए जा रही थी, क्लास लैपटॉप पे चल रही है, और उन्होंने कैमरा बंद किया, म्यूट तो होते ही थे, और हर एक के हाथ में अपना मोबाइल है, और मोबाइल में वो क्या पढ़ रहा है तो परमात्मा ही जाने। ये तो वैचारिक प्रदूषण की बात है। पर्यावरण दिवस पर केवल इस पंच महाभूतों से संबंधित प्रदूषण की बात नहीं कर रहे, भारत को तो वैचारिक प्रदूषण की भी बात करनी है, क्योंकि विश्व गुरु है, पूरी दुनिया का नेतृत्व करना है, तो ये चिंतन करना पड़ेगा कि हम उसके अवचेतन में डाल क्या रहे हैं। इसलिए छोटा ग्रुप जो दिखाई दे रहा है आपको, इसका वैचारिक चिंतन बहुत महत्वपूर्ण है। आचरण तो आएगा, आज चिंतन ही गायब हो गया, विचार ही गायब हो गया। विचार है, सीट बॉल बनाते हैं, वशिष्ठ जी अभी सुझाव दे रहे थे दिनेश जी, इस मौसम में तो सीट बॉल महीने भर तक बनाओ, सीट बॉल बना के डाल दो, ये तो ठीक है, पर विचार का जो बीज है वो जब तक नहीं डाला जाएगा इसके मस्तिष्क में, कह नहीं रहे, पीपर तरुतर ध्यान सो धरई, काकभूषुंड की कथा में बता रहे पर्यावरण की चेतना क्या थी भारत में, जाप यज्ञ पाकर कर करई, ध्यान धरने के लिए पीपल के पेड़ के नीचे, क्योंकि पीपर पात सरिस मन डोला। अभी हम क्या समझा रहे हैं, पीपल का वृक्ष 24 घंटे ऑक्सीजन देता है, इसीलिए पूजनीय है। केवल इसीलिए पूजनीय है क्या? ऑक्सीजन तो उसको पर्याप्त मात्रा में चाहे जहां से मिलती थी, और उस ऑक्सीजन से भी ज्यादा जरूरत क्या थी उसको प्राण तत्व के लिए, उस चिंतन की। इस मन को कैसे नियंत्रित करना उसका प्रतीक है। जरा सी हवा से जैसे पीपल का पत्ता हिलने लगता है, ये मन भी जरा से विक्षेप से वैसे ही हिलता है। ध्यान में इस मन को कैसे व्यवस्थित करना, इसलिए पीपर तरुतर ध्यान सुधरई, जाप यज्ञ पाकर कर करई, आम छाह कर मानस पूजा, तज हरि भजन काज नहीं लूजा। इसलिए शास्त्र में बताए थे 4 प्रकार के दान होते हैं। सबसे निकृष्ट दान है अन्नदान, सबसे कम महत्वपूर्ण। अन्नदान का मतलब है सब प्रकार की वस्तुओं का दान, धन भी उसी में आता है अन्नदान में। ये निकृष्ट कोटि का दान है भारत में। किसी को कपड़े दे दो, किसी को भोजन दे दो, किसी को घर दे दो, उसकी जरूरत पूरी कर दो, दान है, पर निकृष्ट कोटि में। इससे ऊंचे कोटि का दान है विद्यादान। इसीलिए कहावत है, मछली पकड़ के दे दोगे तो एक समय का भोजन दे रहे हो, और मछली पकड़ने की कला सिखा दोगे तो पूरे जिंदगी भर के भोजन का इंतजाम कर रहे हो। विद्या दान करना, और इससे बड़ा दान माना जाता था 3रे नंबर का दान ज्ञान दान करना। विद्या और ज्ञान इस देश में दोनों अलग अलग थे। आत्म ज्योति प्रदीप्ताय ब्रह्म ज्योतिर्नमोस्तुते। उस आत्म ज्योति को प्रदीप्त करने के लिए उस ब्रह्म ज्योति का जागरण, मैं इस प्रकृति का ही अंगीभूत घटक हूं, ये जैसे ही उसको बोध होता था, इसको कहते थे ज्ञान। फिर उससे किसी भी प्रकार का इस प्रकृति से संबंधित अनाचार, अत्याचार, दुर्व्यवहार संभव है क्या? जब मां मान लिया तो उसको दिक्कत आएगी क्या? अपना धोना तो फेंकेगा ही नहीं, किसी दूसरे ने फेंक दिया है तो उसको भी उठा के व्यवस्थित डाल के आएगा, क्योंकि मेरी मां को कोई और भी गंदा करे तो मैं कैसे सहन कर सकता हूं। ये प्रवचन नहीं रहेगा कि दूसरे करें तो व्हाट कैन आई डू इन इट। ये प्रवचन तो कोई पढ़ा लिखा आदमी दे सकता है जो इसको मां नहीं मानता, केवल मां जैसी मानता है, मौसी।
कि मौसी नहीं है हमारे लिए तो ये माँ है। इसलिए तीसरे प्रकार का दान हमारे यहाँ कहा गया ज्ञान दान, और उससे बहुत बड़ा दान किया गया, इसका वर्णन करते हैं जिसके लिए हम यहाँ बैठे हैं। ऐसा समाज बनाना जिसमें किसी को भी किसी तरह की सेवा की जरूरत ही न पड़े, ऐसे समाज का निर्माण करने के लिए संगठन खड़ा करना। आप किसी को अन्नदान कर रहे हो तो आपकी आकांक्षा है कोई गरीब मिल जाए। आप किसी को विद्यादान कर रहे हो तो आपकी आकांक्षा है कोई अविद्यावान मिल जाए। आपको ज्ञान दान करना है तो आपकी अपेक्षा है कोई अज्ञानी मिल जाए। इसमें आप ऊपर हो, ये ग्रंथि बनी रहेगी हमेशा। ये ग्रंथि उसकी मिटती है जो नानाजी देशमुख की तरह 60 साल की उम्र में ये तय कर देता है अब राजनीति नहीं, अब जीवन समाज कार्य के लिए। और आज हम अगर जाके देखेंगे उस ग्रामोदय के उनके काम को तो समझ में आएगा। प्रत्येक गांव को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कितना काम किया गया। ये संपूर्ण समाज को इस स्थिति में लाने का काम कि किसी को किसी की सेवा लेने की आवश्यकता नहीं पड़े। तब वो कल्पनाएं जो आज समझ नहीं सकते आप। राम राज्य में कहा गया नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, नहीं को अबुध न लक्षणहीना। हरेक को चौथी स्थिति में पहुंचा हुआ बताया गया है। किसी के लिए भी किसी भी प्रकार की सेवा की आवश्यकता बची ही नहीं थी। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने धर्म का पालन करता था। चल ही स्वधर्म निरत श्रुति नीति। और तब प्रकृति सहयोग कर रही है, मांगे बारिद दही जल रामचंद्र के राज। सागर निज मर्यादा रही, डारहि रतन तटन नर लहही। सागर अपनी मर्यादा में, धरती अपनी मर्यादा में, आकाश अपनी मर्यादा में, अग्नि अपनी मर्यादा में, प्रकृति के सारे अंगीभूत घटक पंच महाभूत अपनी अपनी मर्यादा में ही, क्योंकि राजा अपनी मर्यादा में। इसलिए राम राज्य था। इस दुनिया में आदर्श ये दिया था और इसलिए ऐसा आदर्श को फिर से स्थापित करने के लिए इस प्रकार के चिंतन की आवश्यकता है कि चिंतन सतत चले, चर्चा लगातार हो। इस दृष्टि से ये आयोजन है। संख्या चाहे जितनी कम या ज्यादा हो कभी मायने नहीं रखती, क्योंकि भारत में कथा हमेशा दो के ही बीच होती है। तीसरा आ जाता है कथा में तो हमेशा गड़बड़ होती है। सारी समस्या की जड़ ये तीसरा ही है। गुरु और शिष्य इन दो का ही संवाद होता है। अर्जुन जब तक बोलता रहा गीता में, कृष्ण ने एक भी शब्द का उत्तर नहीं दिया। कृष्ण प्रतीक्षा कर रहे थे कब ये शिष्यत्व ग्रहण करे, तब मैं इसके प्रश्नों का उत्तर दूं। बिना शिष्यत्व ग्रहण किए दिए जाने वाले उत्तर का कभी भी कोई प्रभाव नहीं हुआ करता। इसलिए न अर्जुन को माँ समझा सकती थी, न अर्जुन को भाई समझा सकते थे, न अर्जुन को कोई और समझा सकता था। कृष्ण भी नहीं समझा सकते थे जब तक अर्जुन शिष्य हूं मैं आपका ये नहीं कहता, तब तक कृष्ण ने उपदेश करना शुरू नहीं किया। ये जो भाव है भारत का, हिंसा और अहिंसा मायने नहीं रखती इस देश में। डाल दिया गया शिक्षा में, वो विचार ही डाल दिया गया। यहाँ तो चिंतन का बहुत ऊंचा स्तर है, उस भाव का बहुत ऊंचा स्तर है। युद्ध के बाद भी नियम थे, दोनों पक्षों के घायलों की सेवा शुश्रूषा करने वाले लोग। ये भारत पढ़े लिखे लोगों के बीच में आ जाने के कारण गड़बड़ होगी। जैसे जैसे सरकार का हस्तक्षेप बढ़ता गया, वैसे वैसे पर्यावरण अधिक प्रदूषित होता गया और अभी और बढ़ रहा है। हर चीज के लिए सरकार पर आश्रित हैं। अपने गांव में अपने कुओं को साफ करने का काम गांव वाले करते थे। प्रत्येक गांव में कुछ युवक होते थे जो कुएं में अंदर जा सकते थे। गोताखोर जैसे पूरा गांव इकट्ठा होके आता था, वो सारा का सारा
गंदगी कुएं की बाहर करते थे, क्योंकि कुएं का पानी उनको साल भर तक पीना था। पूरे गांव का पानी बह के कैसे वाटर रिचार्जिंग की बात हो रही थी। हम सरकार पर आश्रित होते गए। कॉलोनी तब तक मान्यता नहीं मिलेगी जब तक प्रॉपर रिचार्जिंग, वाटर हार्वेस्टिंग नहीं होगा। जुगाड़ शुरू हो गई, कैसे पैसे दे के न्यूनतम वाटर हार्वेस्टिंग करके या बिना किए अनुमति प्राप्त की जा सकती है। जैसे जैसे सरकारी हस्तक्षेप बढ़ता है वैसे वैसे पर्यावरण और अधिक प्रदूषित होता चला जाता है। समाज जब तक इस जागरण के काम को अपने हाथ में नहीं लेगा, प्रकृति के साथ हम सद्भाव से नहीं रहेंगे, तो फिर प्रकृति हमारी चिंता नहीं करेगी। और मूलतः तो हम इस प्रकृति के ही अंगीभूत घटक हैं, क्योंकि प्रकृति के इन पंच महाभूतों को हटा दें तो इस धरती पर कोई चीज बचेगी ही नहीं। पांचों के बिना मेरे कुछ बनता नहीं है, और इन पांचों के अतिरिक्त कुछ और है नहीं। इसलिए इन पांचों से मिलके बनी इस प्रकृति का संरक्षण तो प्रकृति करती है। केवल चिंतन समाज में शुरू हो जाता है इस दिवस का उपयोग करके कि आत्मचिंतन का दिवस है, किसी और को प्रबोधित नहीं किया जा सकता। प्रबोधन, उद्बोधन, जो उद्बोधन शब्द है, उत संधि होके ताका ता हो गया, बोधन, जब वो बोधन होता है उसको बोध कराया जाता है। जब वो बोध प्रकृष्ट ढंग से हो तब उसको प्रबोधन कहते हैं। परंतु जब वह ऊपर की ओर ले जाने के लिए हो, हमको आत्म तत्व तक ले जाने के लिए हो, तब उसका नाम उद्बोधन होता है। इसलिए उद्बोधन करने का अधिकार केवल उसको होता है जो उस आत्म तत्व से साक्षात्कार कर चुका है। साधारण लोगों को उद्बोधन करने का अधिकार भारत ने कभी नहीं दिया। ये उद्बोधन तभी होता था जब कोई शिष्यत्व ग्रहण करके गुरु रूप से उस आत्म ज्ञानी पुरुष के समक्ष विनीत भाव से बैठ के प्रार्थना करता था, याचना करता था, प्रश्न करता था। तब इस देश में उद्बोधन होते थे जो उस आत्म ज्योति को जगा के ब्रह्म ज्योति जगाने लायक बनाते थे। और उस आत्म ज्योति को प्रदीप्त करने के लिए गुरु ज्योति की बात करते थे। तो गोविंद भले ही खड़े हो सामने, और उनका बोध कराने के लिए गुरु चाहिए। कि गलतफहमी कभी मत पालना गुरु गोविंद से बड़ा है। बड़ा तो सदैव गोविंद ही है, और गुरु इसलिए बड़ा है कि वह गोविंद का बोध करा सकता है। बिना गुरु के हम गोविंद तक पहुंच नहीं सकते। लक्ष्य गुरु के जीवन का वही था, संपूर्ण समाज इस लायक बने किसी को भी किसी प्रकार की असुविधा न हो। सारी समस्याओं की जड़ है मैं, मेरा और मेरी सुविधाएं। इनके कारण पर्यावरण प्रदूषण होता है। हम धीरे धीरे इनको छोड़ते हुए जितना जरूरी है त्याग पूर्वक भोग करना सीख जाएं। तेन त्यक्तेन भुंजी था हमारे जीवन में आ जाए। बिना किसी कठिनाई के इस पर्यावरण प्रदूषण से बहुत सरलता से मुक्ति प्राप्त हो सकती है। प्रवचन काम नहीं आते, और प्रवचन का महत्व तो बहुत अधिक होता है। ये दोनों बातें ध्यान में रखते हुए ये भी करते हैं, तदनुरूप उनका आचरण भी करते हैं। क्योंकि अगर चिंतन भले ही हो, आचरण में नहीं आया तो वरेण्य नहीं है। दीदी ने कहा था, उनसे पूरी तरह सहमति व्यक्त करते हुए आप सबको प्रणाम करते हुए अपनी बात पूरी करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। और निश्चित ही आपने हमारे चिंतन को एक नई दिशा दी है कि हम इस सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि हमें सोचना पड़ेगा कि हमारी जिस धरा पर हम रह रहे हैं इसकी सुरक्षा का जो दायित्व है ये भी हमारा ही है। और इसके लिए कुछ पंक्तियां याद आती हैं। अगर हम जीवन में लक्ष्य निर्धारित कर लेंगे तो हम कभी भी पीछे मुड़के नहीं देखना होगा। लक्ष्य प्रेरित बाण है हम, लक्ष्य प्रेरित बाण है हम, ठहरने का काम कैसा, लक्ष्य तक पहुंचे बिना पथ में पथिक विश्राम कैसा, पथ में पथिक विश्राम कैसा। कुछ पंक्तियां आपसे निवेदित करती हूँ और साथ ही मैं आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय राजेश जयसवानी जी को आमंत्रित करती हूँ।
अध्यक्ष जी को हम सुने उससे पूर्व इस कार्यक्रम में जो हमारे बीच अतिथि के रूप में उपस्थित हैं, मैं आमंत्रित कर रही हूँ आदरणीय दिनेश चाकरकर जी को। इस पर क्या अब शोध करें, पूरी जो चर्चा हुई उसके बीच में जो नवनीत निकल कर आया, इस पर क्या अब शोध करें, कैसा हमको संसार मिला, विपुल संपदा का कितना हमको व्यापक भंडार मिला, और करना क्या है हमें, इसको समृद्ध करें, आओ इतना यत्न करें, इसको समृद्ध करें, आओ इतना यत्न करें, मानव जीवन सुरभित हो, इसका प्रबल प्रयत्न करें, इसका प्रबल प्रयत्न करें। मैं आमंत्रित करती हूँ आदरणीय दिनेश जी। आज के कार्यक्रम के मुख्य वक्ता आदरणीय पचौरी जी, आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष आदरणीय भरवानी, सामने विराजमान शर्मा जी, भारतीय शिक्षक संघ के अध्यक्ष वशिष्ठ जी, पत्रकार लालवानी जी, हमारे पास विकास खंड वाली जो मौजूद हैं, जिन्होंने गीत गाया था आपके सामने सोए और विचार कर हमको जगाना देश है, बहुत बड़ी बात है। और मेरे को जो दिखाई दे रहा है मनोज जी है ना, तो अभी भी वही है, बॉर्डर में ही है, नहीं आ गए यहाँ पे बॉर्डर पे, बिल्कुल वहाँ का टेम्परेचर महसूस हो रहा होगा ग्वालियर में आपको इस बार। ये ऐसी जगह पे है, सेना में है और बिल्कुल बॉर्डर पे। बॉर्डर कहाँ पे? जैसलमेर में है और टेम्परेचर 50 के आसपास रहता है। तो इस बार होता 50 पार कर गया, 48 के आसपास तो नहीं पहुंच गए, तो 50-52 क्रॉस कर गया। आप अंदाज समझ सकते हैं, पर्यावरण का महत्व समझ सकते हैं। वहाँ की स्थिति जो पिछली साल थी वो स्थिति यहाँ पे मौजूद हो रही है। बाकी अन्य मूलतः जो आज विषय, क्योंकि विश्व पर्यावरण दिवस है, विषय पे चर्चा की बात आई। पहले 3-4 लोगों ने बातचीत करी, वृक्ष लगाना। मैं तो काफी समय से चूंकि इससे जुड़ा हूँ और जो जुड़े हैं उस चीज को समझते हुए मैंने बहुत इस चीज को विरोध किया। मैंने मेरे को लगता नहीं है इस समय पौधा लगाना, क्या उखाड़ के लगाना पड़ेगा कहीं से लगाना, इस समय उसकी हत्या करना है कहीं ना कहीं। मैं तो इसके लिए राजनीति मन से नहीं कहीं से। इस समय जो पौधे लगे हुए जहाँ लगे वहीं बचे रहे, बहुत बड़ी बात होगी। इस समय बहुत चुनौती वाला काम है, जिस हिसाब से गर्मी पड़ रही है। तो एक समय भी पानी देना भूला तो फिर समझ जाने की नौबत है। तो आदरणीय पचौरी ने बड़ी महत्वपूर्ण बात की, पौधा लगाने से ज्यादा महत्वपूर्ण है उसका संरक्षण। अपन लगाते फोटो तो खिंचा दें, लेकिन संरक्षण की जरूरत है। पौधे ऐसी जगह ही लगाए, भले अपने जीवन में 4-5 लगा पाए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो बचे रहे, उसको देखें, अपन बचे जरूर रहे, तब वो महत्वपूर्ण है। कुछ इसके तरीके हैं जिनको आप आसानी से कर सकते हैं, जिनमें शायद आपको लगता नहीं है कि बहुत ज्यादा संरक्षण की आवश्यकता पड़ेगी। मैं कुछ तरीके अपनाता हूँ। साल भर अपन फल खाते हैं, अभी आम का सीजन चल रहा, आम खा रहे हैं, आप केवल गुठलियां धोखे से खाएंगे। तो जब भी आपका प्रवास हो, आप जंगल से जब भी निकले आपकी ट्रेन, आप बिल्कुल फेंक दें या गोट बनाने जाए, वन संचार को जाए, वहां गाड़ दें, वो पौधे अवश्य लग जाएंगे, बारिश कहीं नहीं जाएंगे। और आपको इसमें कुछ नहीं करना, कोई अतिरिक्त मेहनत करना, बस फोटो पर खिंचाओ, उसका ना डालने की जरूरत है। आप खुद देखेंगे, आपने अगर एक साल में 100 बीज फेंके तो 100 में से 70-80 पौधे तो लग ही जाएंगे, ये पक्का मान लीजिए। और कोई आपका इसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, कुछ नहीं करना, बस केवल क्रेडिट आपको दिखाई देगा कि फोटो कैसे की डाल पाए, वो जरूर आपको दिखाई देगा। ये काम आप आसानी से कर सकते हैं। जल बचाने के लिए आप प्रयास करें, चाहे शॉवर है, शॉवर से नहाना आवश्यक है। हम जिस बाल्टी से नहा रहे हैं, मैंने तो आह्वान करके बच्चों में देखा चीज को, मैं खुद भी इसका प्रयोग करता हूँ। आप केवल एक बाल्टी में 2 बुक्के पानी करने में बहुत अंतर नहीं आना नहाने में आपकी, लेकिन आप देखेंगे अपन ऐसा करते हैं, वो अपने परिवार को करा पाते हैं, फिर आप आह्वान करते हैं, तो देश भर में बहुत अंतर आएगा इस बात से। तो पानी जो खत्म होने वाली चीजें कैसे से जलादार सी बातें हैं, इन चीजों को ध्यान रखते हैं अपन, तो वास्तव में परिवर्तन आएगा। कुछ प्रयोग में चूंकि मेरी आदत है, कुछ कहने से पहले करने का प्रयास करता हूँ। जैसा कि सर ने बताया, आदरणीय पचौरी ने बताया, मेरे यहाँ बोरिंग हुआ करती थी, मेरे अंदर बहुत आता बोरिंग थी मेरे यहाँ। मैंने आप ताजों को चालू बोरिंग के मैंने पाइप खिंचवा दी,
और पूरी छत का पानी उसको उतार दिया। बिल्कुल एक्चुअल वाटर हार्वेस्टिंग नहीं होती, कोई मेरे आगे दे सकते हैं। मेरा मुश्किल से पाइप वही निकाल दिया मैंने उसी में से अंदर से, ऊपर से 3-4 हज़ार खर्चा केवल आया, लेकिन वो इतना रिचार्ज कर रहा है। लाइन बोलिंग लाइन बहुत अच्छी है, मैं समझता हूँ ऐसा मैंने 4-5 लोगों को कॉलोनी प्रेरित किया, उन्होंने भी ऐसा कर लिया। तो इस तरीके का प्रयास आप कर सकते हैं। बोरिंग आपकी डेड भी हो गई है तो उसमें आपको कोई बहुत हद तक खर्चा नहीं है, केवल उसके लिए पाइप, उसको बंद करने के बाद उसको पाइप उतार के ऊपर अच्छा, जो आसानी से आप कर सकते हैं। और वो पानी बिल्कुल ये समझिए आपके एरिया को रिचार्ज करेगा, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। कुछ चीजें ऐसी जो टेम्परेचर कम करने के पौधे हैं, पौधों का संरक्षण वो बहुत जरूरी। रक्षाबंधन जैसे अपने केवल रक्षाबंधन राखी बांधना नहीं है, अपन उस समय कहीं ना कहीं रक्षा का संकल्प ले पौधों की रक्षा, पौधों की एक सूत्र, रक्षा सूत्र बांधे और संकल्प लिया, मैं इस पेड़ को बचाऊंगा। अपने आसपास जो भी पौधा संकल्प ले लिया। हमने पिछली बार साधारण पचौरी प्रयास किया, हमारे विकास के लिए बैठे, हमारे 140 योग क्लब है। हमने आह्वान किया, कुछ स्कूलों में जमीन नहीं, तो हमारे जमीन नहीं, हमने कोई दिक्कत नहीं, कोरोना काल में बहुत नुकसान हुआ। आप ऑक्सीजन प्लांट लगा सकते हैं ना, गमले में लगा, कोई दिक्कत नहीं, उसको पानी भी कम लगता है, आप घर में लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आप तो जो लगा रहे हैं उसका फोटो भेज दीजिए, लगाए लोगों ने, और बड़ी बड़ी खुशी है कि सभी ने पौधे लगाए और सभी के डाटा भी हम पे है कि उन्होंने कौन से लगाए। इस बार हम उनसे आह्वान करने वाले हैं अरबी अमावस्या पे, चूंकि वो समय ऐसा होता है श्रावण महीने के बाद जो शुरू होता है, उसके बाद अगर पौधा लगाया जाए तो 3 महीने कम से कम पानी पौधे को अपने आप मिलता है। और मौसम उसके बाद अनुकूल ज्यादा ठंड आती है, 6 महीने करीब पौधे के लिए ऐसे हो जाते हैं कि बेस उसका बन जाता है। केवल ध्यान रखना चाहिए पौधा कम से कम 1.5-2 साल का हो, पौधा बड़ा हो, तो ऐसा ना छोटा लगा। पौधे में ध्यान रखना 1.5-2 साल का पौधा हो, कम से कम 1 फुट का गड्ढा, 1-1.5 फुट का गड्ढा खोदा जाए तो पौधा लग जाएगा। और बस सीजन का ध्यान रखिए, बारिश में लगाए बिल्कुल लगेगा। और थोड़ी छोटी छोटी बातें होती हैं जो अपन कर सकते हैं। बोतल में पानी है, अपन सामान्यतः वैसे ही जाते हैं फेंक देते हैं, वो आप जाते हैं किसी पौधे में डाल देंगे, बच रहा है तो जाते हैं, जिसको आप आसानी से कर सकते हैं। छोटी छोटी बातें करके मैं समझता हूँ बहुत परिवर्तन आ सकता, बहुत ज्यादा चेंज आने की आवश्यकता नहीं। अध्यक्षी आशीर्वचन के लिए मैं आमंत्रित कर रही हूँ आदरणीय राजेश वसवानी जी को, वाधवानी जी को, कृपया वो यहाँ आए और हमारा मार्गदर्शन करें। सर्वप्रथम तो मैं इस योग्य नहीं हूँ, अध्यक्ष आशीर्वचन जैसा कि मेरे लिए संबोधित किया गया है, मैं स्वयं अनुभवी हूँ। सुंदर विचार गोष्ठी में हम सबके मध्य उपस्थित प्रभु श्री राम की जिन पर असीम कृपा है और सरस्वती पुत्र के रूप में जिन्हें हम सभी जानते हैं, श्रद्धेय डॉक्टर उमाशंकर पचौरी जी, जिला योग प्रभारी जिनका मुझ पर विशेष स्नेह और आशीर्वाद रहता है, ऐसे श्री दिनेश चाकणकर जी, आदरणीय शर्मा जी, आदरणीय वशिष्ठ जी, आदरणीय गोपाल लालवानी जी, आदरणीय लोकेश जी, मनीष माझी जी, मनोज वर्मा जी, कार्यक्रम का संचालन कर रही बहन रेखा भदौरिया जी और समस्त विद्वान जी। दूरदर्शन पर कुछ समय पूर्व तक हम ऐसे कार्यक्रम देखा करते थे जो बड़े आनंदित कर देते थे, और व्यवसायिक कारणों से बीच में एक कैप्शन आ जाता था, रुकावट के लिए खेद है। तो श्रद्धेय पचौरी जी के मार्गदर्शन के बाद मैं वही रुकावट स्वयं को मान रहा हूं। पर्यावरण की चिंता और चिंतन होना चाहिए, और हम सभी ने आपके मार्गदर्शन में अभी इस ओर प्रयास किया, परंतु ये चिंतन सकारात्मक दिशा की ओर जाए तो निश्चित ही हम आज की विचार गोष्ठी को भी सफल और सार्थक समझेंगे और पर्यावरण संरक्षण की ओर स्वयं को एक कदम आगे बढ़ाता हुआ भी अनुभव करेंगे। जब पर्यावरण के प्रति जागरूकता लाने की बात की जाती है तो विशेष रूप से जिस समग्र दृष्टिकोण का आदरणीय पचौरी जी ने उल्लेख किया, मैं स्वयं उसका अनुभव कर चुका हूं और निरंतर कर रहा हूं। हमारी दृष्टि खंडित हो गई तो अपने चारों ओर के आवरण को हमने खंडित करना आरंभ कर दिया। कुछ लोगों ने जाने, कुछ लोगों ने अनजाने। बहुत छोटा सा उदाहरण आपको मैं इसका देना चाहूंगा। प्रतिवर्ष जून माह में मैं लद्दाख की यात्रा पर जाता हूं और लद्दाख इस
राष्ट्र का वो हिस्सा है जहां 8 से 9 माह बहुत ज्यादा बर्फ होती है, माहौल एकदम ठंडा होता है। वर्ष 2006 से मैं निरंतर जा रहा हूं। 2 वर्ष कोरोना के कारण नहीं जा पाया, परंतु इस वर्ष जून में मुख्य आयोजन में जाने से पूर्व अप्रैल में व्यवस्थाओं के लिए हम लोग जाते हैं। 2006 में मेरे साथ मेरा एक मित्र चला था, तो कारगिल में रात्रि विश्राम के दौरान वो अपने कमरे से दौड़ता हुआ नीचे आया और मुझे कहता है कि राजेश भैया, होटल में पंखा नहीं है, आप कहते हैं 3200 रुपए का कमरा है। मैंने कहा यहाँ तुझे पंखे की आवश्यकता महसूस हो रही है? बोला नहीं, लेकिन इतने महंगे कमरे में पंखा क्यों नहीं? तो होटल का जो मालिक था साथ एक भाई साहब मैं पंखा लगवा लूंगा, पर पूरे कारगिल क्षेत्र में किसी जगह पर पंखा मिल जाए मैं लगा लूंगा। यहाँ गर्मी होती ही नहीं है, हम लोग नेचर के साथ रहते हैं। लेकिन 2006 में उस बंधु ने जो बात कही थी वो इस वर्ष 2022 में सत्य प्रतीत हुई। कारगिल में कई होटल के कमरों में मुझे पंखा लगा हुआ और बड़े अजीब से पंखे थे, कुछ दाएं बाएं आड़े टेढ़े, क्योंकि उनके होटल के कमरों की छतें नीची। फिर कारगिल के बाद जब ले जाना हुआ तो जिन गर्म वस्त्रों को मैं अपने साथ लेकर गया था 3 दिन के प्रवास के दौरान अप्रैल माह में एक भी दिन मुझे न टोपा पहनना पड़ा, न इनर पहनना पड़ा, न लोअर गर्म पहनना पड़ा। मैं सामान्य इसी वेशभूषा में उस लेह में घूमा जहां एक लोअर एक इनर, ऊपर से जैकेट और शॉल ओढ़े, तो भी ठंडी हवाएं हाड़ मास का बारी। मैंने लोगों से चर्चा की कि ऐसा क्या हो गया। सुना तो था बर्फबारी बहुत हुई है। बोले भाई साहब 2 साल कोरोना में जो पर्यटक नहीं आए उनकी असीम बाढ़ मार्च के अंत में ही आ गई और उन पर्यटकों की अधिकता ने यहाँ का पूरा वातावरण झिलस दिया। अप्रैल में तो कई लोग अपने वाहनों से आए और उनके वाहनों के धुएं से जो कार्बन का उत्सर्जन होता रहा, उस गर्मी से पूरी बर्फ पिघल गई। तब मुझे ऐसा ध्यान आया कि भगवान भोलेनाथ का जो अमरनाथ में शिवलिंग स्वयं उत्पन्न होता है, और एक समय था जब लगभग 2-2.5 महीने तक वो जीवंत रहता था, पिघलता नहीं था। अब 20 से 25 दिनों में वो पिघल जाता है। वो हिमलिंग पूरी तरह से हमें दिखता नहीं है, क्योंकि लोगों की आवाजाही बढ़ गई। तो लोग तो पहले भी जाते थे, परंतु उस समय उनका जाना सुविधा भोगी नहीं होता था। वो आनंद की अनुभूति के लिए जाते थे, जैसा आदरणीय कचौरी जी ने कहा। लेकिन हमने अपनी सुख सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए जो कुछ अपनी गतिविधियों में, जो कुछ अपनी दिनचर्या में परिवर्तन कर दिए, उन सुख सुविधाओं का ऊपरी तौर पर अनुभव तो हुआ, परंतु वातावरण के आनंद को हमने समाप्त कर दिया। और उस वातावरण के आनंद को समाप्त करने के साथ साथ अपने जीवन के साथ भी हमें खिलवाड़ करना था। क्या कारण था कि पहले लोग कम सुविधाओं में अधिक आयु तक जीवित थे। 100 वर्ष की आयु कई लोगों की हमने सुनी। मैं पौराणिक काल की ओर नहीं जा रहा हूं, उस ओर मेरा अध्ययन ना के बराबर है, किंतु मैंने अपनी दादी से जो कुछ सुना है वो बताती थी कि उनकी माताजी 110 वर्ष की आयु में उन्होंने प्राण त्यागे। तो ज्यादा पुरानी बात नहीं, परंतु आज 50 वर्ष की आयु के उपरांत हम इतने क्षीण महसूस करते हैं, जबकि विभिन्न सुविधाएं हमने जुटा ली। ऐसी सुविधाओं का लाभ हमें क्या है? हमने अपना नुकसान भी किया और पर्यावरण का भी नुकसान किया। उस पर्यावरण का जो सनातन परंपरा में दिव्य तुल्य मान है। हमारे आचार विचार, हमारा खान पान, हमारा रहन सहन, हमारी पूजा पद्धतियां सभी पर्यावरण हितैषी हैं। आज हमने घर के अंदर मंदिर एक कोने में तो स्थापित कर दिया, परंतु वहीं एयर कंडीशनर भी लगा दिया, और उस एयर कंडीशनर के आनंद में, झूठे आनंद में हम देव पूजा कर रहे हैं, और किस तरह से अपने कमरे की गर्मी को पड़ोसी की तरह धकेल रहे हैं, इसका अनुभव नहीं। ये तो बहुत छोटी सी बात है, इससे बढ़कर भी हम कई ऐसे कार्य करते जा रहे हैं जो निश्चित रूप से अपराध ही शुरू होते हैं। अपराध अपने प्रति, अपराध प्रकृति के प्रति। यदि उन अपराधों का हम विश्लेषण करें
प्रायश्चित स्वरूप कुछ करने की भावना मन में जागृत होगी और ऐसा हमें करना भी चाहिए। इसी आग्रह के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। मंचासीन अतिथियों के प्रति मैं आभार ज्ञापित करती हूँ कि उन्होंने यहाँ पर हमें आकर अमूल्य समय दिया। हमारे समक्ष उपस्थित समस्त शिक्षकों और जो हमारे विभिन्न दायित्ववान लोग हैं, सभी का मैं आभार ज्ञापित करती हूँ कि उन्होंने आज यहाँ पर समय निकाला और इतनी जो सुंदर इस कार्यक्रम को ऊंचाइयाँ दी हैं, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।